गुड इवनिंग। मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लर्निंग डिजेबिलिटी है इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू या प्रश्न जो है उसको करेंगे। ये देखते हैं कि इस चैप्टर से यानी लर्निंग डिजेबिलिटी होता है चिल्ड्रेन में, इससे आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्का रहता ही है। इसलिए आज का क्लास क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर यदि आपने थ्योरी नहीं देखा तो पहले आपने थ्योरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ क्या कर सकते हैं, आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और देखें कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाता है और पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे देना है। तो देखते हैं जो पहला प्रश्न है। पहला है एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज बिकॉज, यानी जो अ, बच्चे होते हैं जो डिजेबिलिटी डिजेबिलिटी कहने से अर्थात है जिस बच्चे में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी हो, चाहे सुनने की हो या देखने की हो या बोलने कोई ना कोई कमी होता है। तो बोला जाता है जो एजुकेशन इज कंपलसरी, उन बच्चों के लिए क्या होता है, एजुकेशन जो बहुत ही जो शिक्षा जो है उसके लिए अनिवार्य है। किसके लिए, डिजेबिलिटी जिस बच्चों में होती है। तो क्या बताया गया, क्या रीजन है इसका, दे आर इनसिक्योर, इट इज देयर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दे हैव स्पेशल नीड ऑफ एडुकेशन, दे आर पुअर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्या होगा, ज़्यादा सही है। तो क्या होता है, जो ये इस तरह के बच्चे हैं तो दे आर इनसिक्योर, क्या वो इनसिक्योर होता है, इसीलिए हम उसको देते हैं शिक्षा, ये कंपलसरी करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं। सही क्या है, इट इज देयर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है जो हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान जो देता है, जो बहुत सारे मतलब बच्चों के लिए देता है, जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्या है, मुफ्त और अनिवार्य बताया गया है। आरटी एक्ट 2009 आपने पढ़ा था, उसमें बताया गया है। इसलिए क्या, ये फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, राइट है, मौलिक अधिकार है। इसलिए क्या बताया जाए, उसके लिए जो एडुकेशन है वो कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, दे हैव स्पेशल नीड ऑफ एडुकेशन, उसे विशेष शिक्षा की जरूरत होता है इसलिए देते हैं। ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। दे आर पुअर, यानी गरीब है या धनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन ए चाइल्ड विद ए डिजेबिलिटी फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड, मान लीजिए आप एक अध्यापक है, आप शिक्षक हैं, और वहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चा या जो उसमें क्या है डिजेबिलिटी है, अर्थात उसमें कोई ना कोई क्या है, कमी है। तो ऐसा एक बच्चा आया, तो आप शिक्षक हैं तो क्या करना चाहिए, रिफर द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल, क्या उसको एक स्पेशल स्कूल में, विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी के अनुसार। इसका अर्थ ये हो गया, जैसे जिसको आंख से नहीं दिखता उसके लिए एक अलग स्कूल होता है, अंधों का स्कूल होता है। इस तरह से मान लिया कोई ऐसा स्कूल हो तो उस स्कूल में भेज देना है। सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, उसको जो दूसरे बच्चे हैं उससे क्या करना है, अलग रखना है। या डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिंग प्लान्स या कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, क्या करेंगे आप उसका। तो इस तरह का जो डिजेबिलिटी है या कोई बच्चा है वो आया है आपके क्लास में, तो आपको क्या करना है, डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट, पहले क्या करना है, उसके पेरेंट्स से बात करना है, टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके अनुसार ही क्या करना है, प्लान बनाना है। किस तरह का डिजेबल आपको पता नहीं है तो पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके जो पेरेंट्स है वही ज़्यादा जानकारी दे सकता है, तो उससे बात करेंगे। बात करने के बाद फिर देखेंगे किस तरह का इसको शिक्षा दिया जाना चाहिए या कितना इसको हेल्प की ज़रूरत है, किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, जरूरी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टू का नंबर सी। लर्निंग डिजेबिलिटीज interferes with the acquisition of skills such as reading and writing skills, oral and oral skills, या both A and B या none of the above। तो लर्निंग डिजेबिलिटीज जो होता है इंटरफेयर विद द एक्विजिशन ऑफ स्किल, किस तरह का होता है, तो रीडिंग या राइटिंग स्किल सिर्फ होता है लर्निंग डिजेबिलिटी में, या ओरल जो बोलते हैं या जो सुनते हैं इसमें से आता है, या दोनों ही होता है। तो क्या होता है, किसी भी तरह का डिजेबिलिटी हो वो लर्निंग डिजेबिलिटी में आएगा। अर्थात बोलने में डिजेबिलिटी है, मतलब असुविधा हो रहा है सुनने में, देखने में या लिखने में, बहुत सारा है, या गणित हल करने में, किसी तरह का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यही दिया था तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, which of the following disabilities can pose a threat to a children, threat to children in the process of their education। यानी किस तरह का यहाँ पे है, पहला जो है फिजिकल डेविएशन, सेंसरी क्या है इम्पेयरमेंट, और क्या प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो कौन सा इसमें से होगा आपका, जब फिजिकल डेविएशन यहाँ पे ये नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये एक साथ आ गया, ये हो गया 1, ये क्या है नंबर 2, यहाँ पे क्या है
नंबर 3। तो which of the following disabilities can pose a threat to a children in the process of their education? तो नंबर है फिजिकल, उसके बाद सेंसरी, उसका प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो कोई भी इसमें से हो तो बताइए कौन सा इसमें सही है, एक दो या तीन, कौन सा सही है? इसमें से क्या है, तीनों ही क्या है सही है। कोई भी कारण हो तो वो क्या हो सकता है, उसका डिजेबिलिटी कहलाता है, और डिजेबिलिटी उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा बच्चों में। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दो और तीन क्या है, तीनों ही क्या है सही है। तो सही क्या होगा, एक दो और तीन, इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर डी। नेक्स्ट है द डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज कॉल्ड। अर्थात क्या है, जो आप गणित कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, मैथ करने में आपको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथ में जो डिजेबिलिटी होती है, यानी प्लस माइनस करने में हो या मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी करने में, यानी नंबर में, तो डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी क्या होता है, पठन संबंधी क्या है, आपका प्रॉब्लम है, समस्या या डिजेबिलिटी है। वहीं पे डिसग्राफिया है, ग्राफिया जहाँ पे देखें ग्राफिया आती क्या, ये लिखने से रिलेटेड होता है, जबकि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो कैलकुलेटर या कैलकुलेशन किसमें इस्तेमाल होता है, मैथ में इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अर्थात मैथ में प्रॉब्लम है तो वो क्या कहलाएगा, आपको डिसकैलकुलिया, इस डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट जो है लर्निंग डिजेबल चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी पुअरली इन, यानी जो लर्निंग डिजेबल है, लर्निंग डिजेबल चिल्ड्रन यानी जिसको सीखने में थोड़ा क्या होता है, समस्या होती है, तो परफॉर्म वेरी पुअर इन, यानी वो क्या करता है, उसका परफॉर्म किस में बहुत कम होता है, एकेडमिक एरिया में, टेक्निकल एरिया में, बोथ ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज। यानी जो क्या सीखने में क्या थोड़ा पीछे है या उसको असुविधा हो रहा है, ठीक से क्या कर रहा है, वो नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, यानी उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो किस में, एकेडमिक एरिया में, एकेडमिक एरिया में तो होगा ही, एकेडमिक जो शैक्षणिक जो उसका क्षेत्र है, यानी वो सही से क्या कर रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है। लर्न करना मतलब सीखना, अधिगम करना, लर्निंग से रिलेशन है। तो अधिगम नहीं कर पा रहा तो उसका शैक्षणिक क्या होगा, बाधित होगा, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। वहीं पे क्या है, क्या टेक्निकल एरिया में उसका जब अधिगम ही नहीं हो रहा है किसी चीज का सही से, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो टेक्निकल एरिया भी उसका क्या होगा, बाधित होगा। इसलिए इसमें क्या है, दोनों ही ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों क्या आपका सही है। नेक्स्ट है which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, तो आपको खोजना है। नंबर एक है जो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एंड लर्निंग डिजेबिलिटी आर नॉट सेम, बोल रहा है जो दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या होता है, अलग। बोल रहा है जो नॉट सेम मतलब दोनों, कौन सा, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी और क्या बोलता है, लर्निंग डिजेबिलिटी। आपको क्या खोजना है, नॉट जो क्या है, करेक्ट नहीं है। उसके बाद ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिजेबिलिटी एसेंशियली हैज एन IQ स्कोर लेस देन 70, इसका मतलब जिसमें लर्निंग डिजेबिलिटी है उसका जो IQ लेवल है वो क्या होता है, 70 से बोल रहा है जो नीचे होता है। तो 70 से तो नीचे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, यानी उसमें लर्निंग डिजेबिलिटी है, सही से लर्न नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी ऑकर्स आफ्टर एज 18, ये जो ऑप्शन बता रहा है इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी ऑकर्स आफ्टर एज 18, यानी 18 के बाद होता है, ये बता रहा है, ऐसा तो नहीं है जो बच्चे होते हैं, ये तो जो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है बच्चे में पहले ही आ जाते हैं, 18 साल तक में तो बहुत कुछ सीख लेगा, उसके बाद तो उसको नहीं आना चाहिए इस तरह का। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, नेगेटिव है, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर होगा। वहीं पर देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एंड लर्निंग डिजेबिलिटी बोथ आर डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी, ये क्या ऑप्शन सही है, यानी पॉजिटिव है, यानी दोनों ही क्या है, डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी, यानी विकास में उसका क्या है, बाधक है। तो आपका हो जाएगा नंबर सी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी उसको क्या हो रहा है, लिखने में असुविधा हो रहा है ना। सी आल्सो एक्सपीरियंस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिजेबिलिटी। तो किस तरह का है, मेनली आप यहाँ देखें लिखने में हो रहा है, तो अल्फाबेट लिखना हो, शब्द लिखना हो, वाक्य कुछ भी हो, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी लिखने से रिलेटेड है। तो क्या है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग ADH कहते हैं। तो क्या डिसलेक्सिया है, नहीं, ये क्या है, पठन संबंधी है, डिसकैलकुलिया आपका मैथ से रिलेटेड है। उसके बाद क्या डिसग्राफिया, हमने अभी आपको बताया ग्राफ, यानी ग्राफ से रिलेटेड कीजिए, ग्राफ में क्या करते हैं, खींचते हैं, उससे रिलेट करना है नहीं। तो डिसग्राफिया मतलब होता है लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होना, यानी उसकी कमी होना, उसकी डिजेबिलिटी होती है। तो चूंकि राइटिंग है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसग्राफिया, यानी सी नंबर उत्तर जो है इसका क्या है, सही है।
अगला जो प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, इसमें कौन सा हियरिंग लॉस का टाइप क्या है, नहीं है। हियरिंग लॉस मतलब कान से कम सुनना, जिसको सुनाई कम पड़ता है, श्रवण अर्थात उसका क्या है, बाधित है, यानी काम कर सकते हैं जो खराब है या जो भी हो। तो इसमें क्या है, कौन सा नहीं है, क्या बताया, नॉट ए टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, बता दे कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल क्या है, एफेसिया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कंडक्टिव हियरिंग, पहले तो हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, ये भी क्या है, हियरिंग, ये दिखाया ही गया यहाँ पे हियरिंग लॉस, यानी उससे रिलेटेड है, तो दोनों ये तो है, यानी पॉजिटिव है, आपको नहीं खोजना है। यहाँ पर सेंसरी न्यूरल है या एफेसिया है, तो इन दोनों में आपको खोजना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो सेंसरी न्यूरल क्या होता है, सुनने के क्या, जो कान के भीतर होता है उस मीडियम से, यानी सेंसरी नर्व के माध्यम से क्या करता है, आपको भेजता है इंफॉर्मेशन को, जो एक्सन डेंड्रॉन के बीच आपको दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी है, इसके माध्यम से आपका इम्पल्स जाता है, यानी जो सूचना है। तो ये भी क्या, हियरिंग से रिलेटेड है। एफासिया जो है ये हियरिंग से रिलेटेड नहीं है। एफासिया क्या होता है, एफासिया जो होता है, मान लीजिए कि मेंटल डिसऑर्डर या डैमेज, ब्रेन किसी कारण से डैमेज हो गया, तो उसका क्या है, लर्निंग डिजेबिलिटी में ये आएगा, यानी बोलने में सीखने में इस तरह से आता है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर डी, यानी एफासिया क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। Which new term has been coined for students who are deaf and dumb, blind or lack some abilities? यानी कौन सा नया जो टर्म है, क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया हमारे सरकार द्वारा, जो निर्धारित किया कि जो किसी में डिजेबिलिटी है तो उसको ये जो इसी नाम से पुकारना है, या अन्यथा उसको जैसे हम लोग कहते थे पहले लंगड़ा बहरा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्या करना है, नहीं करना है। जब मान लिया ब्लाइंड, उसको क्या कहते थे कि वो ब्लाइंड है या अंधा है, तो इस तरह से जो कान से नहीं सुनता हम लोग पहले उसको बहरा कहते हैं। तो अभी क्या इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करना, इस टर्म का कोई भी इस्तेमाल करता है तो क्या है, गलत है, कानूनी तौर पर गलत है। इसमें क्या हो सकता है, आप इलीगल आप क्या कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। तो एक नया नाम दिया गया इन सब के लिए, क्या स्पेशल नीड या इंक्लूडेड या दिव्यांग या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या नाम दिया गया हमारे सरकार द्वारा, वो क्या है, दिव्यांग, यानी ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, दिव्यांग कहा गया है। दिव्य अंग, दिव्यांग किससे, दिव्य अंग से, जिसमें कोई कमी है, डिजेबिलिटी है, उसको हम लोग दिव्यांग नाम से पुकारेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बेस्ट रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, इसमें कौन सा जो बताया पेयर है जो लर्निंग डिजेबिलिटी को दिखाता है। अनस्किल्ड टीचर है, अनहेल्दी क्लासरूम है, न्यूट्रिशनल डिफिसिट है, डिफेक्ट है। तो मतलब डिजेबिलिटी आता किससे, ये आपको ढूंढना है, उसका कारण क्या है। तो पहला जब देखते हैं अनस्किल्ड टीचर, तो क्या ये कारण हो सकता है, हाँ हो सकता है। मान लीजिए आपके कक्षा में एक टीचर आया जिसको कोई कुछ पता ही नहीं है, लैंग्वेज पढ़ा रहा हो या कुछ भी पढ़ा रहा हो, मैथ पढ़ा रहा हो, विज्ञान पढ़ा रहा हो, उसको पता ही नहीं है। अनस्किल्ड कहने से वो स्किल्ड नहीं है, यानी शिक्षण उस तरह से उसने नहीं लिया, उसमें कौशल का विकास नहीं हुआ पढ़ाने का। अनस्किल्ड है तो वो क्या करेगा, उसी तरह से शिक्षण करेगा। तो जब वो उसका शिक्षण व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो बच्चे क्या शिक्षण करेंगे, तो डिजेबिलिटी तो क्या उत्पन्न हो गई, बच्चे तो नहीं सीख पा रहे हैं। तो क्या है, नहीं सीख पाना ही तो डिजेबिलिटी का कारण है। तो उसके बाद अनहेल्दी क्लासरूम, तो दोनों तो सेम ही है। अनहेल्दी क्लासरूम, क्लासरूम का वातावरण यदि सही नहीं होगा तो क्या होगा, शिक्षण का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, बाधित होगा, यानी शिक्षण सही तरीका से नहीं होगा, और बच्चे क्या होगा, नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख पाना क्या है इसका कारण है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या पॉजिटिव है। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट ये भी है, यानी किसी भी पोषक तत्व का कमी होना, यानी किसी भी बच्चे में किसी भी पोषक तत्व का कमी होगा तो क्या होगा, ये उसके डिजेबिलिटी का कारण बनता है। यदि मान लीजिए विटामिन ए की कमी है तो इससे क्या होगा, जैसे हम बताते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होना, या आंखों से कम दिखाई देना, या आयरन की कमी होगा तो क्या होगा, उसमें रक्त की कमी होगा तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और सीखने में क्या करेगा, या ब्रेन की शक्ति कम हो जाएगा उसके न्यूट्रिशन कम होने से, तो उसमें डिजेबिलिटी उत्पन्न होती है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या है, सही है। बहुत सारे लोग सोचेंगे खाली यही है, क्या है जो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट क्या होगा, सही होगा, ऐसा नहीं, आपका क्या होगा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए में क्या है, तीनों ऑप्शन है। इसके बाद अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड टेन, यानी ए एन टी, यहाँ भी वही है, और टी ए एन, यानी एक ही क्या है अक्षर है दोनों में। स्टेट एंड क्या है, स्टार्टेड, इसमें क्या कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, यानी उसको एक ही पढ़ता है, या एक ही बार एक ही चीज लिख देता है, इन दोनों को अंतर ही नहीं कर पाते, ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, उसमें किस चीज का क्या है, समस्या है, क्या है, डिसमोर्फिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, या डिसग्राफिया है। तो कौन सा इसमें डिजेबिलिटी आ जाएगा, तो इसमें क्या है, ये उसका
जो कहलाएगा डिसलेक्सिया कहलाएगा, क्योंकि पठन संबंधी उसकी क्या है, एक चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस वर्ड में वो डिस्टिंग्विश करने नहीं कर पाता, इसलिए क्या कहलाएगा उसका डिसलेक्सिया, जो क्या है पठन संबंधी उसका जो विकार है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए चाइल्ड विद लर्निंग डिजेबिलिटी, यानी जो बच्चों में क्या है, जो लर्निंग डिजेबिलिटी है, ये आप कैसे पता करेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे पता लगाएंगे एक शिक्षक के रूप में। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद लर्निंग डिजेबिलिटी, बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, बाय सीइंग देयर फिजिकल अपीयरेंस, बाय लुकिंग एट देयर नोटबुक फॉर राइटिंग, बाय ऑब्जर्विंग हाउ मच दे फाइट विद अदर चिल्ड्रेन। क्या ये देख करके वो दूसरे बच्चे से कैसे लड़ता है, इससे पता चलेगा कुछ डिजेबल है कि नहीं है, ये कारण क्या है आपका गलत है। बाय लुकिंग एट द नोटबुक फॉर राइटिंग, उसका नोटबुक देख करके क्या पता लगाएंगे, क्योंकि डिजेबिलिटी तो बहुत तरह का होता है, तो कैसे पता लगाएंगे, सिर्फ उसका जो राइटिंग देख करके कि नोटबुक में क्या लिखा, इसको देख करके बस एक दो तो पता लगाया जा सकता है कि मन लिखने संबंधी विकार, लेकिन सारे जो डिजेबिलिटी है, यदि दूसरा डिजेबिलिटी हो तो सिर्फ नोटबुक देख करके आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो बाय सीइंग देयर फिजिकल अपीयरेंस, ये भी क्या होगा, सही नहीं होगा। फिजिकल अपीयरेंस से उसके डिजेबिलिटी का पता नहीं चलेगा। दो बच्चे हैं, एक तेज और एक मंद बुद्धि है, लेकिन दोनों का शरीर देखेंगे कि बहुत शुद्ध है, मतलब हिष्ट पुष्ट है, तो ऐसा है, इस तरह से पता नहीं चलता। फिजिकल मतलब देख करके पता लगाना, देख कर आप क्या कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि वो मंद बुद्धि है या तेज है, या सीखने में कोई प्रॉब्लम है या सुनने में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ देखने से कैसे पता लगेगा। बाय सीइंग द फिजिकल, ये गलत है। बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, हाँ जब हम उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, इससे उसके डिजेबिलिटी का क्या होगा पता लगेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं आता, कई तरह का टेस्ट आता है, जिससे पता चल जाए कोई ना कोई किसमें क्या है, डिजेबिलिटी है। कई तरह का टेस्ट करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ए। A child in a classroom face a continual challenge in understanding mathematical operations despite adequate support. This could be because of autism है, dysgraphia, dyscalculia, dyslexia है। तो child in a classroom faces continual challenge in understanding mathematical operations, मतलब उसको जो गणित में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो गणित में प्रॉब्लम होने को क्या कहते हैं, जब मान लीजिए मैथ में किसी को प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कैलकुलिया, अर्थात डिसकैलकुलिया, उसमें क्या हो जाएगा, नंबर सी डिसकैलकुलिया। वहीं पे क्या है, ये लिखने से संबंधित है, पठन संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। व्हाट इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विद हियरिंग डिजेबिलिटी, यहाँ पे किसी को सुनने में क्या है प्रॉब्लम है, हियरिंग मतलब सुनना, सुनना मतलब कान से रिलेटेड है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए इसको सुनने में, मशीन का, साइन लैंग्वेज का, ब्रेल का, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेल लिपि है, तो ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, ब्लाइंड के लिए, उसके लिए होता है ब्रेल। यहाँ पर सुनने में प्रॉब्लम है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद मशीन और साइन लैंग्वेज का, ये दोनों का किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा डिजेक्ट नहीं है, तो साइन लैंग्वेज का ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि साइन लैंग्वेज अर्थात इशारे के माध्यम से उसको बताना, यानी सुन तो नहीं सकता लेकिन देख कर समझ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज का क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांस ऑफ लर्निंग डिजेबल स्टूडेंट टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज, द बेस्ट सही तरीका क्या है जिससे जो डिजेबल पर्सन है, जो बच्चे हैं, वो अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, सीख सके। इसके लिए आपको क्या करना है, फोकसिंग ऑन वीकनेस ऑफ सच स्टूडेंट्स, यानी उसके जो वीकनेस है, कमजोरी पर सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे या फोकस करेंगे। ऐसा करने से क्या वो सुधर जाएगा या उसमें कोई सुधार होगा, ये ऑप्शन गलत है। मेंटेनिंग हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, उस तरह के बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशन रखना तो और भी गलत है, यानी उसमें तो पहले से डिजेबिलिटी है और उससे आप उम्मीद बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो क्या होगा, उसको और नकारात्मकता की तरफ ले जाएगा, यानी जितना भी वो सीख पाएगा वो भी क्या होगा, सीख नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, मंद पड़ जाएगा, तो ये क्या है, गलत है। टीचिंग ए वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये क्या है, सही है। टीचिंग अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज, उसको हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह के स्किल को सिखाएंगे जिससे क्या कर अपने जीवन को सुधार सके, ये तो आपका ऑप्शन सही है। या इनकरेजिंग दी चिल्ड्रन टू डिफाइन देयर ऑन गोल, सिर्फ उसके गोल के बारे में जानेंगे, उसका लक्ष्य क्या है जाने, खाली इंकरेज करेंगे उसको प्राप्त करो प्राप्त करो, तो क्या ये उसको सुधारात्मक लाएगा, ये थोड़ा हेल्प कर सकता है लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं करेगा, ज़्यादा उसके लिए अच्छा क्या होगा, नंबर सी। नेक्स्ट है,
in order to address the need of student who are facing learning difficulties, a teacher should not, एक बच्चे टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन सा डिजेबिलिटी है, लर्निंग डिजेबिलिटी है, लर्निंग डिजेबिलिटी है तो क्या नहीं करना चाहिए, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, या यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। तो क्या नहीं करना है, बोला इन ऑर्डर टू, लर्निंग डिजेबिलिटी है तो क्या नहीं करना है, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये कर सकते हैं आप जब उसमें कोई सीखने की प्रॉब्लम है तो इसका टीएलएम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, ऑडियो विजुअल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या आपका पॉजिटिव है, यहाँ बताए नहीं करना है। तो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी क्या करना है, रिजिड शब्द का इस्तेमाल कीजिए, नेगेटिव वर्ड है, यानी कठिन उसको क्या करना है, यानी उसका जो शिक्षा शास्त्र है या जो उसका आकलन है कठिन तरीके से करना है, तो ये क्या है आपका नेगेटिव आंसर लिए हुए है ये। उसके बाद जो है डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, उसके लिए क्या है, इंडिविजुअल मतलब अलग से क्या करना है, व्यवस्था करना है, तो पर्सनली कर सकते हैं इस तरह से, क्या ये सही है, यानी पॉजिटिव लिए है। उसके बाद यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, ये भी क्या है, सही है। तो नेगेटिव कौन था, जो रिजिड वर्ड है यहाँ पे ये, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर सी, 17 का कौन सा सही होगा, नंबर सी। नेक्स्ट है द टर्म मायोपिया, एक वर्ड है मायोपिया, इज एसोसिएटेड विद व्हिच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, ये किसके लिए आता है, किस तरह के बच्चों के लिए, क्या हियरिंग इम्पेयर्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, इमोशनली डिस्टर्ब है, या विजुअली इम्पेयर्ड है। तो मायोपिया मतलब होता क्या है, मायोपिया क्या होता है, ये एक आंख की बीमारी होती है, मायोपिया क्या है, एक आंख की बीमारी है, इसमें इसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, इसका मतलब जो है उसको नज़दीक का चीज़ तो दिखाई पड़ता है लेकिन क्या होता है दूर का चीज़ इसको ब्लड दिखाई पड़ता है, इसके में क्या होता है जो उसका लेंस है, लेंस का जो आंख का जो फोकस है वो क्या होता है बहुत नज़दीक चला आता है, जिसके कारण क्या होता है मायोपिया होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये देखने से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है, तो हो जाएगा हियरिंग इम्पैक्ट, तो सुनने से हो गया, मेंटली दिमाग से हो गया, इमोशनली नहीं होगा, विजुअली, विजुअली मतलब देखने से संबंधित है, तो मायोपिया क्या हो जाएगा, नंबर डी, विजुअली इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट है नीता ऑलवेज फॉरगेट टू ऐड द कैरी ओवर डिजिट व्हाइल डूइंग एडिशंस, दिस इज फीचर ऑफ, मतलब वो क्या कर रही है, जो जब ऐड करती है तो कैरी को लेना भूल जाती है, उसको एडिशन करना भूल जाती है, मतलब उसको क्या हो रहा है, मैथ में प्रॉब्लम, साधारण तौर पर यही कहेंगे मैथ में प्रॉब्लम है, और मैथ में प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार जब आप क्या करेंगे, जितने भी ये डिजेबिलिटी है उसको देख लेंगे कौन किससे रिलेटेड है, कौन मैथ से रिलेटेड है, कौन सा क्या है लिखने से रिलेटेड है, कौन पढ़ने से है, कौन लर्निंग डिजेबिलिटीज है, उसके बाद जब आपका प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैथ से है तो हमेशा क्या होगा, ये डिसकैलकुलिया, कोई भी कैलकुलिया होगा समझ जाइएगा वो क्या है, मैथ से रिलेटेड क्या है, डिजेबिलिटीज है। नेक्स्ट है लर्निंग डिजेबिलिटी इज कॉज ड्यू टू व्हिच फैक्टर, यानी लर्निंग डिजेबिलिटी किसके कारण आता है, यानी बच्चों में जो सीखने की अयोग्यता होती है, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, या जो भी हो लिखने की, ये किस कारण से होता है, हेरिडिटी फैक्टर के कारण होता है, क्या है फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो सीखना देखिए हेरिडिटी तो सबसे बड़ा है, हेरिडिटी का जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पे सबसे ज़्यादा होता है, यदि उसके क्या है मम्मी पापा दादा दादी किसी में यदि इस तरह का गुण हो, या तो क्या होगा बच्चों में वो गुण आएगा, यानी जो डिजेबिलिटी है वो आएगा, यदि हेरिडिटी वाला है तो क्या हेरिडिटी क्या एक फैक्टर है, यानी जहाँ देखें हेरिडिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तेज मम्मी पापा के बच्चे भी क्या होते हैं, तेज होते हैं, ये हेरिडिटी पे है, मतलब सबका हो 100% जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर का ऐसा होता है, इसीलिए मंद बुद्धि होगा तो मंद बुद्धि होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो हेरिडिटी एक फैक्टर है लर्निंग डिजेबिलिटी का। वहीं पे हेरिडिटी तो इन्वायरमेंट चैप्टर में आपने इन्वायरमेंट का पढ़ा, यानी इन्वायरमेंट के कारण भी होता है, यानी मंद बुद्धि को तेज बुद्धि बनाया जा सकता है, तेज बुद्धि को मंद बुद्धि बनाया जा सकता है, उसका जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी तरह का क्या होगा उसमें डिजेबिलिटी उत्पन्न हो सकता है, ये भी क्या है यानी इन्वायरमेंट का बच्चों के विकास पर डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब लर्निंग डिजेबिलिटी में भी इन्वायरमेंट का क्या करता है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या है फिजियोलॉजिकल फैक्टर है,
यानी उसका शारीरिक कारण तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शरीर ही तो है जिसमें क्या इतने सारे डिजेबिलिटी उत्पन्न होते हैं, अर्थात शारीरिक तौर पर यदि क्या है कुपोषित है तो उसका क्या होगा, दिमाग का शक्ति छिन्न हो जाएगी, सही से क्या करेगा वो लर्न नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, या आंख से सही से नहीं देखता हो, कान से सही से नहीं सुनता हो, आंख से सही से दिखाई ना पड़ रहा, या सही से यानी मान लीजिए जीभ का ही प्रॉब्लम हो, थ्रोट का प्रॉब्लम हो, ठीक से बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, या मेंटल डिसऑर्डर हो, तो बहुत सारा है। शारीरिक कारण तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका मतलब तीनों फैक्टर क्या लर्निंग डिसएबिलिटी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट है अ चाइल्ड विद लर्निंग डिजेबिलिटी, बच्चे में लर्निंग डिजेबिलिटी है तो क्या हो सकता है इसमें, बताएं, नीड टू बी पुट इन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इन मेन स्ट्रीम स्कूल। ऐसा बताया गया कि जो बच्चे में डिजेबिलिटी उसको अलग स्कूल में क्या करना है, आपको रखना है। मेन स्ट्रीम के स्कूल में जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, स्वस्थ बच्चे, वहाँ आपको नहीं रखना है। तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आज की शिक्षा व्यवस्था आपकी इसकी अनुमति नहीं देता। यदि बच्चे में किसी तरह का डिजेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा डिजेबिलिटी है, मान लिया एकदम ही अंधा है, कुछ नहीं दिखता है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्कूल है। लेकिन यदि बच्चा आ गया तो उसको आपको क्या करना है, रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन आपको लेना है, और रेगुलर के साथ ही क्या करना है, पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। यानी ये चाइल्ड विद लर्निंग डिजेबिलिटी उसको सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हैज ए राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर हिम, ये सही है, ये ऑप्शन क्या आपका सही है। उसके पास क्या है, यानी उसके पास ये अधिकार है, यानी ये संविधान उसको अधिकार देती है, सरकार उसको अधिकार देती है, मौलिक अधिकार है कि वो क्या कर सके, जो रेगुलर स्कूल है जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या करना है, उसका भी एडमिशन लेना है और उसी के साथ उसको क्या करना है, पढ़ाना है। तो ये आपका क्या है, बी नंबर सही है। वहीं पर तीसरा जो आपका ऑप्शन है, शुड बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन बट शुड नॉट बी टॉट साइंस एंड राइटिंग, इसीलिए तो गलत बात है। आपको सिर्फ उसको वोकेशनल एजुकेशन देंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे या राइटिंग स्किल नहीं सिखाएंगे, ये क्या है, ऑप्शन ऐसे भी गलत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं करना, यानी ऐसा करना भेदभाव करना हो जाएगा, और आपको बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। आपको ऐसा कोशिश करना है कि सबका विकास क्या हो, एक साथ हो, समता के साथ। इसके बाद नीड टू बी डील्ड विद सिवियरली एंड पनिश्ड हार्शली फॉर दिस मिस्टेक, ये तो बहुत ही गलत बात है। पनिश तो करना नहीं है, कुछ भी हो जाए बच्चों का आप क्या कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं आप स्कूल में, आज की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार। तो ये क्या है, ऐसा ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट है आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ग्रेड, यानी क्लास 5 यानी 5 कक्षा के बच्चे हैं, अर्थात प्राइमरी स्कूल का, विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, क्या है, विजुअल डिफिशियंसी, विजुअल अर्थात देखने में, दृश्य, दृश्य संबंधी उसमें विकार है, डिजेबिलिटी है, देखने संबंधी है, तो शुड बी क्या होना चाहिए, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट क्लासरूम थ्रू ऑडियो सीडी। दूसरा क्या है, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, excused to do a lower level of work, help with his or her routine work by parent and friends, ये भी क्या है, गलत है। हेल्प विद हिज और हर रूटीन वर्क, यानी उसका जो रूटीन वर्क है या होमवर्क उसको पेरेंट और फ्रेंड द्वारा पूरा करवाना चाहिए, यानी उसको क्या हो रहा है, देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। पेरेंट और ये सहायता कर सकते हैं करने में, लेकिन उसके द्वारा करना ये क्या है, गलत है। एक्सक्यूज टू डू ए लोअर लेवल वर्क, यानी उसमें देखने में प्रॉब्लम है, तो क्या उसको कम काम देंगे, या जो काम उसके शैक्षिक जो स्तर है लेवल उसके अनुसार नहीं, उसके कम लेवल का काम देंगे, तब उसका क्या होगा, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, स्पेशल भी नहीं देना है उसको, ताकि उसको लगे कि हम बिल्कुल ही अलग है, इसलिए भिन्नता नहीं करना है, हेल्प तो करना है लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि क्या है, ट्रीटेड नॉर्मली, उसके साथ क्या करना है, साधारण व्यवहार करना है, यानी उसको एहसास नहीं दिखाना है कि नहीं दिलाना है कि आप में कमी है। जब किसी को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इसका मतलब उसको एहसास दिला रहे हैं कि आप में ये कमी है, इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसलिए उसके साथ क्या करना है, नॉर्मली व्यवहार करना है। इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट क्लास थ्रू ऑडियो सीडी, और ऑडियो सीडी के माध्यम से उसको सपोर्ट करना है, यानी हेल्प करना है, मदद करना है, लेकिन व्यवहार कैसा करना है, नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार करना है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए, इसका क्या है, सही उत्तर है। अब है लर्निंग डिजेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, लर्निंग डिजेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हेरिडिटी, एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ, ऑल द अबव। यहाँ पर देखिए फिर से इसी तरह का और एक प्रश्न है कि जो लर्निंग डिजेबिलिटी है कैसे उत्पन्न होता है,
तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट कारक था, हेरिडिटी कारण था, और क्या था, फिजिकल जो था शारीरिक गठन कारक था। लेकिन यहाँ पे हेरिडिटी है, उसी के तहत हेरिडिटी तो कारण है ही लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए, ये सही है। दूसरा, एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के दौरान यानी जन्म लेने के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे के साथ, यानी दुर्घटना घट जाती है, तो क्या उसमें लर्निंग डिजेबिलिटी होगी, हो सकती है, उत्पन्न हो सकता है उसके साथ, ये भी सही है। एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद यदि किसी तरह एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए वो बेड से गिर गया, सर में चोट लग गया, तो क्या इस तरह से लर्निंग डिजेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है? हाँ, हो सकती है, ये भी एक कारण है। यहाँ भी क्या है, तीनों कारण क्या है, राइट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, सभी क्या है लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए बच्चों में, ये सही है। इसके बाद है, A teacher has a hearing impaired child in her middle school class. It is important for her to, क्या है, hearing impaired मतलब सुनने में यानी कान संबंधी है, सुनने में क्या है प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? हाँ, तो ask the school counselor to talk to the child's parents and tell them to withdraw their child from school. यहाँ पे क्या है, बुलाना, मतलब स्कूल काउंसिलर, स्कूल काउंसिलर को बुला करके, पेरेंट्स को बुला कर ना आप अपने बच्चे को निकाल लो और ले जाओ कहीं पे दूसरे स्कूल में डाल दो। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, ये क्या है, आज के शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ये गलत है, आप नहीं कर सकते ऐसा। यानी किसी भी बच्चे को जिसमें डिजेबिलिटी है, तो ये क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या होगा, उल्लंघन होगा, नियम का उल्लंघन होगा। राइट टू एजुकेशन एक 2009 का उल्लंघन होगा, तो ये क्या है, गैर कानूनी है। मेक द चाइल्ड सीट एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर सी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली, यानी क्या है, उसको सुनने में असुविधा हो रहा है, तो बोला मेक द चाइल्ड सीट एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर, मतलब एक ऐसी जगह पे बच्चे को बैठाना है जहां से वो क्या है, टीचर्स के लिप्स को आराम से, क्या बोल रहा है, उसके लिप को, टीचर जो बोलते हैं उसके लिप को क्या करना है, देख सके, एंड फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल उसके चेहरे के हाव भाव को देख सके। तो जो सुनने में क्या है थोड़ा सा कमजोर है, वो क्या करते हैं, हाव भाव से या लिप का रीड करके, यानी क्या बोल रहा है उसको बोलकर क्या करता है, समझ सकता है हाव भाव को देख करके। तो क्या ये तरीका ठीक है? हाँ, समावेशन के दौरान क्या है, ये तरीका ठीक है, क्योंकि शिक्षक को ये अधिकार है कि जिस बच्चे में इस तरह का असुविधा हो उसको आप सामने क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो इसे सुनने में असुविधा, इसको सामने बैठाइए, आप बोलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सुन भी पाएगा, और आपके जो लिप है या हाव भाव है, भाव भंगिमा को देख कर समझ भी पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है, नंबर बी। कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। इसके बाद है रिडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सीट सेपरेटली, अलग बैठा देना, सो दैट इज जॉइन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, सब गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन कंपेयरिंग 8 एंड 5, मतलब उसको 8 और 5 में क्या होता है, पहचानने में क्या हो रहा है, असुविधा हो रहा है। काउंटिंग बैकवर्ड, उल्टा गिनने में, जैसे 10, 9, 8, 7, कंफ्यूजिंग इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसको जो बेसिक जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस सब में क्या हो रहा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस व्हिच द माइट बी सफरिंग, बहुत ही आसान, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, यानी उसको सिद्धांत तौर पर क्या है, मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैथ में प्रॉब्लम उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमेट्री, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, नंबर सी, डिसकैलकुलिया, यानी मैथ में प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी? पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडब्ल्यूडी क्या है, पीडब्ल्यूडी साधारण तौर पे एक ऐसा डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी होता है, तो वो नहीं है, आप चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सीडीपी से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो इसके अनुसार आपको सोचना है। पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, पीपल विद डिफरेंसेस, पर्सन्स विदाउट डिजेबिलिटीज, या पीपल विद क्या है, डिफॉर्मिटी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी उसी को कहते हैं, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी। अगला जो प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म डिसलेक्सिया डिनोट? डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन टेकिंग नोट, लर्निंग डिफिकल्टी विद नंबर प्रोसेसिंग इन कैलकुलेशंस, उसका लर्निंग डिफिकल्टी दैट कैन कॉज प्रॉब्लम विद रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, स्पेसिफिक हैंड राइटिंग डिजेबिलिटी, तो कौन सा होगा, डिसलेक्सिया मतलब क्या है, डिसलेक्सिया मतलब पहला बताया डिफिकल्टी इन टेकिंग नोट, टेकिंग नोट मतलब जो नोट लिखना, लेना देना, ये क्या है, तो वो क्या है, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, लिखने संबंधी विकार नहीं है, ये पठन संबंधी विकार है। लर्निंग डिफिकल्टी विद नंबर प्रोसेस, नंबर प्रोसेस, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब मैथ, मैथ में क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, यहाँ पे डिसलेक्सिया है। लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग या स्पेलिंग, कोई भी हो, यानी
जो है लर्निंग है इसमें, यानी पढ़ने लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। वही क्या हैंड राइटिंग हो तो डिसग्राफिया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। नंबर सी क्या इसका सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, फिर से उसी तरह का जो प्रॉब्लम है, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, आप कैसे पहचानेंगे। वहां तो बताया जो किसको कहते हैं, यहाँ बता रहा है कि कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें क्या डिसलेक्सिया है। एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, क्या है फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, या क्या है assessing their ability to solve complex higher order problem, या थ्रू आउट फिजिकल हेल्थ चेकअप। यानी डिसलेक्सिया मतलब क्या है, पठन संबंधी, लिखने संबंधी या पढ़ने संबंधी विकार जो उसमें होता है, जो कमियां होती है, इसको कहते हैं। तो कैसे होगा, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे उसके पढ़ने और लिखने की कौशल को, स्किल को, तो उसी से पता चल जाएगा उसमें क्या डिसलेक्सिया है कि नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या, फाइंडिंग सोशल है, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से हम क्या उसकी डिसलेक्सिया को पता नहीं कर सकते हैं। सोशल जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल है, उससे बोलने का पता लगा सकता है कि हाँ समाज में उसकी क्या स्थिति है, कैसा है। इसी तरह से क्या है, इससे भी नहीं होगा, उसका फिजिकल से भी हेल्थ से पता नहीं लगेगा, फिजिकल हेल्थ से उसका पढ़ने संबंधी विकार का पता नहीं चलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। नेक्स्ट है, inappropriate sizing and spacing of letter, mixing of cursive and print letters and incorrect spelling are identifying characteristics of। इसका मतलब क्या है, बच्चे जो लिख रहे हैं कहीं पे कैपिटल लेटर ढुका दे रहे हैं, कहीं पे स्मॉल लेटर ढुका दे रहे हैं, कहीं पे छोटा बड़ा करके लिख रहे हैं, उल्टा पलटा लिख रहे हैं, इस तरह का उसमें प्रॉब्लम है। तो जब लिखने संबंधी अर्थात क्या हो गया, उसको लिखने संबंधी क्या विकार है, राइटिंग स्किल उसमें क्या है, गड़बड़ है। लिखने संबंधी जो डिजेबिलिटी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या डिस्फोनिया। इसमें क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, डिसग्राफिया, क्योंकि डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने संबंधी क्या होता है, विकार है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, डिसग्राफिया। नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स अ टीचर नीड्स टू, यानी उसमें क्या है, क्लासरूम में डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के भाषा के बच्चे हैं, संस्कृति के बच्चे हैं, डाइवर्स क्लासरूम में। इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई क्या है, नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, या फाइंड क्रिएटिव वे ऑफ इंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट्स, या क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रिमेडियल एक्शंस, क्या डू एबिलिटी ग्रुपिंग विद इन क्लासरूम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह का जैसे डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स है ना, इसमें क्या होगा, उसको भी क्या करना है, फाइंड क्रिएटिव, जैसे क्रिएटिव है सृजनात्मक, तो खोजना ही वे ऑफ इंगेजिंग विद डाइवर्स लर्निंग पेस ऑफ स्टूडेंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। Which one of the following is a learning error, इसमें से सीखने का, लर्निंग एरर के बारे में बता रहा है कि लर्निंग एरर का सीखने का, मैथमेटिकल एरर या राइटिंग एरर। मैथ भी करते हैं, वो भी क्या लर्निंग है, वो भी हम लोग सीखते हैं, या उसमें क्या है राइटिंग है, राइटिंग भी क्या है सीखना ही है। सीखने में क्या हो रहा है, जो बता रहा है कि इसमें क्या है प्रॉब्लम है। तो बताए लर्निंग एरर क्या है, तो मैथमेटिक और राइटिंग तो दोनों ही है, लर्निंग ही तो है। इसमें नहीं बताया कि जो कैलकुलेशन एरर है या हैंड राइटिंग एरर है, इस तरह से लिखने संबंधी है, कुछ नहीं बताया। तो दोनों ही क्या है, आपका लर्निंग एरर ही है, लर्निंग डिजेबिलिटी है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों आपका राइट है। नोट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इज व्हिच काइंड ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, बोल रहा है नोट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड, शब्दों को क्या होता है पहचानने में असुविधा हो रहा है। तो डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, नॉन ऑफ दिस है। तो क्या है, शब्दों को पहचानना यानी पढ़ने संबंधी क्या है, ये विकार है, शब्द नहीं पहचान पाते। तो डिसलेक्सिया होगा क्योंकि ग्राफिया में लिखना है, कैलकुलिया में मैथ करना है। अगला जो है, व्हाट इज द मोस्ट हैविली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रेन, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, पहले ये समझना है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है क्या है, बच्चे को में आदमी को भी, किसी को भी क्या होता है कि मतलब उसमें टेंशन रहता है, उसको लगता है कि हाँ अभी उसमें है, लेकिन बाहर से देखने पर पता लगेगा नॉर्मल आदमी है, लेकिन तुरंत तुरंत क्या करता है, उसका मन बदलता रहता है, अवसादग्रस्त रहता है, चिंता रहता है, एनेक्सिटी होता है उसमें, इस तरह का लगेगा कि कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, इस तरह का जो होता है उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बीइंग हाइपर एक्टिव, मैंने बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाता है, बीइंग सैड ऑफन, हमेशा क्या होता है दुखी रहता है, एक्सट्रीम मूड चेंज है, या हैविंग एक्साइटिंग बिहेवियर, बहुत उत्तेजित व्यवहार करता है, या उसका एक्सट्रीम मूड चेंज, हमेशा क्या होता है मूड चेंज होता है बहुत जल्दी। तो क्या होगा, यही क्या आपका
नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। उसका मूड बदलता रहता है, कभी कुछ होता है, कभी अभी कुछ है, थोड़ा देर बाद उसका मूड बदल जाएगा, इस तरह का व्यवहार करता है। Which one of the following persons is not responsible for identifying learning disability? मतलब इसमें से कई सारे यहाँ पे दिया गया कैरेक्टर जो क्या करता है, लर्निंग डिजेबिलिटी को पता नहीं लगा सकता, उसको आपको खोजना है। तो कौन लोग क्या है जो पता लगा सकता है कि हाँ बच्चों में लर्निंग डिजेबिलिटी है कि नहीं है। हम देखते हैं तो पहला क्या है, साइकाट्रिस्ट है। साइकाट्रिस्ट तो पता लगा ही लेता है, क्योंकि वो इसी काम के लिए बना है कि हाँ कौन डिजेबल्ड है नहीं है, कैसे ठीक करना है डिजेबिलिटी को, उसको यही पता ही नहीं। डॉक्टर को कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, ये तो पता लगा लेते हैं, तो ये नहीं है। इसमें था क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिर से यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वो भी क्लिनिकल है। तो जहाँ भी मनोवैज्ञानिक होगा तो डिजेबिलिटी को पता लगाएगा ही, ये भी पता लगा लेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन डिजीज से, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्किन के डॉक्टर तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है, तो वो डिजेबिलिटीज को पता नहीं लगा पाएंगे। कौन सा डिजेबिलिटी, वो भी लर्निंग डिजेबिलिटी है, अर्थात मानसिक तौर पर जो है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका नेगेटिव है। उसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, ये भी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी ये भी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक, ये भी क्या करेंगे तो पता लगा लेंगे। तो बताया जो कौन सा नहीं है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, जो लर्निंग डिजेबिलिटी का क्या कर सकता है, पता नहीं लगाता है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेज एक्सेट्रा, सच ए चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ। मैंने बच्चों में क्या लिखने में थोड़ा सा असुविधा है, मान लिया डी को उल्टा डी लिख दिया, बी को डी लिख दिया, डी को और डी को बी लिख दिया, इस तरह से है, उल्टा लिख देता है। मिरर इमेज जिस तरह से होता है इस तरह से लिख सकता है, गड़बड़ी कर रहा है लिखने में। मेन तौर पर क्या हो गया, जो उसका लिखने का प्रॉब्लम है, तो लिखने का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा डिजेबिलिटी हो जाएगा, लर्निंग डिजेबिलिटी, लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिफिकल्टी, और सब क्या है, लर्निंग है, यानी लिखने में क्या हो रहा है उसका समस्या हो रहा है। तो किस तरह का हो जाएगा, तो लर्निंग डिजेबिलिटी है, प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज भी नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि राइटिंग नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा, ये लर्निंग डिजेबिलिटी हो जाएगा, प्रॉब्लम इसको हम लोग नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, एन इंग्लिश टीचर फाउंड सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास में क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं और टीचर पढ़ाए जा रहे हैं इन द क्लास। सी पॉइंटेड द स्टूडेंट्स मेनी टाइम्स नॉट पेइंग अटेंशन, यानी बच्चे को बार बार क्या कर बता भी रहे हैं कि आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक से ध्यान दो, देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इस तरह से क्या बार बार बताया जा रहा है। बट दे डिड नॉट फॉलो द टीचर्स, वो क्या कर रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर, इस तरह का जो व्यवहार कर रहा है, अर्थात टीचर पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है उसको पॉइंट करके बता रहे कि आपका ध्यान नहीं है, बार बार करिए कि आप देखो, यानी एक दो बार नहीं कई बार बताया जा चुका है, फिर भी बच्चे नहीं देख रहे थे, ये क्या रीजन हो सकता है। दे हैज रिविलियस नेचर, इस तरह का प्रकृति है उसमें। दे आर सफरिंग फ्रॉम ए लर्निंग डिसऑर्डर, क्या वो लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रस्त है इसलिए नहीं देख रहा है। दे डजंट लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, क्या उसको इंग्लिश का सब्जेक्ट पसंद नहीं है। या टीचर्स लर्निंग स्टाइल इज नॉट गुड, या शिक्षक का पढ़ाने का स्टाइल जो तरीका है वो गलत है। तो ऊपर का जो तीनों रीजन है इसमें क्या है कि रीजन तो है, इसमें बच्चे मन नहीं दे सकते हैं। हम देखते हैं यदि क्या है उसमें लर्निंग डिजेबिलिटी, फिर भी क्या करेगा, मन नहीं देगा। उसके बाद इंग्लिश पसंद है, फिर भी मन नहीं देगा। लेकिन यदि शिक्षक के बार बार करने पर तब तो उसको मन देना चाहिए, क्योंकि यह है। लेकिन टीचर का इसमें क्या है, जो स्टाइल ही क्या है गलत है पढ़ाने का, सबसे बड़ा रीजन क्या है, यही है जिसके कारण बच्चे क्या है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। यानी तरीका होगा जो पढ़ाने का जो उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, जो सही नहीं होगा। तो सही इसका रीजन क्या हो जाएगा, नंबर डी। अगला प्रश्न है, टू सपोर्ट इंक्लूशन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी डिसकैलकुलिया से क्या है, इंक्लूशन ऑफ हैविंग डिसकैलकुलिया, इसको सपोर्ट करने के लिए जो मैथ में प्रॉब्लम है क्या करेंगे, सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंट्रेट्स इन द फिनिश टास्क, इंक्लूड एडिशनल कॉन्टेक्ट टू अवॉइड शैडो रिलेटेड इन द टेक्स्ट कॉन्टेक्ट, या क्या है प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, या यूज ओनली स्टैंडर्डाइज वे फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ पे दिया स्टैंडर्डाइज, ये क्या होता है, ये वर्ड जहाँ भी आता है वो आपका क्या होता है, सही नहीं होता, नेगेटिव क्या है अर्थ लिया है। तो मैथ में चूंकि प्रॉब्लम है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स, उसको विजुअल कैलकुलेटर या मैथ ऐप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी, जिससे क्या उसको समस्या का समाधान हो सके। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995, a person with a disability is one who suffers from not less than -% of any disability as identified by medical authority।
यानी किसी भी मेडिकल अथॉरिटी या डॉक्टर वगैरह द्वारा यदि आपको बताया गया कि आपका डिजेबिलिटी का परसेंटेज इतना है, तब भारत सरकार द्वारा मान्य होगा कि हाँ आप डिजेबल हैं या डिजेबल नहीं है। यानी किस परसेंटेज के नीचे आपका डिजेबिलिटी है तो आपको डिजेबल नहीं माना जाएगा। यदि उसके ऊपर आपका डिजेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको डिजेबल माना जाएगा। वो परसेंटेज क्या है, वो भी PWD एक्ट 1995 के अनुसार वो परसेंटेज है आपका 40, 30, 50, 60। वो परसेंटेज है आपका 40। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि 40% से आप कम डिजेबल्ड हैं तो आपको डिजेबल पीपल नहीं माना जाएगा, पर्सन नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव। ऑर्थोपेडिकली यहाँ पे बताया गया डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया है, डिस्थेमिया है। ऑर्थोपेडिकली मतलब क्या है, ये हड्डी से संबंधित होता है। हड्डी से संबंधित यानी हाथ का जो उंगली है हड्डी, इससे संबंधित होगा। यानी क्या हो जाएगा, इससे क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी लिखने संबंधी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डिसग्राफिया से हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिलेटेड, डिसग्राफिया से। इसके बाद जो है द टर्म ADHD स्टैंड फॉर, अर्थात ADHD का फुल फॉर्म क्या है, ये भी कई बार क्या है सीटेट में पूछा जा चुका है इसका फुल फॉर्म। जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अटेंशन ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अप्रूव डेफिसिट हाइपर क्या है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो पहला है यही इसका क्या है सही उत्तर है। ADHD का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होगा। तो देखा कि इस तरह से क्या है, ये इस पे जो इम्पोर्टेंट MCQ था ये क्या है आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसी तरह का ये आपके एग्जाम में आता है। इसका आप प्रैक्टिस करते रहें और हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।